बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बात यह है के साथ मैं हूँ हिना आदिल। नाज़रीन, सियासत में ख्वाब दिखाकर आंखें नोच लेना महारत समझा जाता रहा है। दावों की धूप छांव में अवाम आस और निराश के दरमियान चलते थक हार गए। साबिक हुकूमत एहतसाब के नारे पर इक़्तिदार में आई, मगर मुल्क भर में एक भी एहतसाबी कार्रवाई परवान न चढ़ सकी। एक भी मिसाल ऐसी नहीं जिसमें कौमी खजाने के नुकसान का अजाला नजर आए। अलकादिर ट्रस्ट केस में घर का भेदी क्या लंका ढाता है, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या इंसाफ के मैदान में कौमी मुफाद भी किसी को याद रहेगा? 190 मिलियन पाउंड्स की रिकवरी के ख्वाब हकीकत बनते हैं या शराब? मामला अदालत में जाएगा। नजर आने वाला इंसाफ तुलू होगा या कौम एक बार फिर बरियत और बेगुनाही को शुमार करने में लग जाएगी? आखिरकार हर केस अदालत ही पहुंचेगा। अदालती तरीकाकार में आइन के तहत ट्रायल, सजा और जजा का अमल ही आगे बढ़ता है। सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तों की समाअत हुई। हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब ट्रायल शुरू ही नहीं हुआ तो हुक्म इम्तना किस पर जारी करें। समाअत में बुनियादी इंसानी हुकूक को यकीनी बनाने पर बहस हुई। दूसरी जानिब, क्या हर पाकिस्तानी को बुनियादी हुकूक मैसर हैं? अफसरशाही के लिए तो 2.25 अरब की नई गाड़ियां खरीदी जा रही हैं, मगर गरीब का बच्चा फिर भी नंगे बदन और उसके पाँव में जूता नहीं होगा। वज़ीर खजाना ज़राअत और तामीर को टैक्स फ्री बनाने का ख्वाब दिखा रहे हैं। इन तमाम मामलात पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे नसीर वागा साहब, रिजवान रजी साहब, सलमान आबिद साहब और हमें ज्वाइन करेंगे खालिद फारूकी साहब। सबसे पहले ब्रेक पर जाने से पहले मैं ये सवाल रखे जाऊंगी कि आजम खान ने तो दावा किया है कि बहुत सी चीज़ों को करीब से देखा है। क्या अलकादिर ट्रस्ट केस महज सियासी स्टंट है या फिर वाकई मेगा करप्शन स्कैंडल बनने जा रहा है? इस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे अलकादिर ट्रस्ट केस की। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान नैब में अपना बयान रिकॉर्ड कराने पहुंच गए। वागा साहब, अलकादिर ट्रस्ट केस में कहां तक हकीकत है? देखिए, एक बात तो ये है कि आजम खान साहब अगर नैब में ये बयान रिकॉर्ड करवाने गए हैं तो अभी ये देखने को उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाया क्या है। क्या वो अपने बयान में इमरान खान पर कोई इल्ज़ाम लगाते हैं? जो ट्रांजैक्शन हुई है 190 मिलियन पाउंड की, उसका जो तरीक़ाकार था, उसमें काबीना क्या क्या कसूर था, उसमें शहजाद अकबर का क्या रोल था, ये सारी चीज़ें जब वो वाजे करेंगे अपने बयान में, जिसके लिए उन्होंने 1 हफ़्ते का अभी टाइम मांगा है, और उन्होंने 1 हफ़्ते का टाइम मांगने का कौन सा जवाब है? अगर उनके पास सारी चीज़ें क्लियर हैं तो उनको फौरी तौर पर बतानी चाहिए थी, ताकि मामलात जो हैं वो अपने इख्तिताम को पहुँचे। अगर तो इमरान खान इसमें मुलव्वस पाए जाते हैं और ये सारी ट्रांजैक्शंस गलत होती हैं और आज़म खान उनके बारे पक्के सबूत देते हैं, रिटन और प्रॉपर गवाह के तौर पे साबित करना होता है। देखिए, किसी शख्स के ज़बानी कलामी कहने से कुछ नहीं होता। जब आप इतनी बड़ी अदालत के सामने या इतने बड़े इदारे के सामने जाकर कोई बयान देते हैं तो आपने फिर उसको साबित भी करना होता है कि जनाब मैं आपको बताता हूँ ये ट्रांजैक्शन इस तरह आई, फ़लाँ अकाउंट में आई, यहाँ गैर कानूनी था, यहाँ कानूनी था, तो फिर इमरान खान फंस जाएंगे। और मैं बिल्कुल क्लियरली ये बात करूँ कि फिर इमरान खान को सज़ा मिलनी चाहिए। फिर इस केस में अगर 190 मिलियन पाउंड जो है वो गलत ट्रांजैक्शन हुई है, अलकादिर ट्रस्ट गलत बना है, उन्होंने वो जो ज़मीन खरीदी है उसमें इनकी मेलाफाइड है, इनकी बदयांती है, उस ट्रस्ट के ये और इनकी जो मोहतरमा हैं, ज़ौजा मोहतरमा हैं, अगर वो दोनों ही उसके ट्रस्टी हैं बतौर, तो जाहिर है फिर वज़न तो आता है ना जब आप इस तरह के काम करेंगे। और अगर आज़म खान जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो करीब तरीन आदमी जो होता है, जो ऑफिसर होता है किसी भी वज़ीर आज़म के, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसके पास से हर चीज़ गुजर के जाती है। अब उसके पास कौन कौन से सबूत हैं, उसने क्या चीज़ें अपने पास रखी हुई हैं, वो इदारों को कौन सी ट्रांजैक्शन बताता है, उसमें और कौन कौन से लोग अभी मुलव्वस होंगे। आप देखिए, ये अकेले इमरान खान का केस नहीं होगा, इसमें फिर बहुत सारे लोग मुलव्वस होंगे। अगर आज़म खान इस ट्रांजैक्शन को, इस केस को साबित कर देता है और अगर कोई ये समझता है कि ये सिर्फ
आजम खान के बयान पर ही इमरान खान को सजा हो जाएगी, तो ऐसी बात नहीं है। इन तहकीकात में फिर और बहुत सारी चीज़ें शामिल होंगी, लेकिन अभी तो हमें ये देखना होगा कि आजम खान बयान क्या देते हैं। ताहम ये जो केस उठा है 190 मिलियन पाउंड का, मैं समझता हूँ कि इमरान खान को बतौर वज़ीर आज़म, जो कि रोल मॉडल होता है किसी भी कौम का, आपका प्रेसिडेंट, आपका प्राइम मिनिस्टर, उनको इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहिए। जब उनको इस चीज़ का अंदाज़ा था कि ये जो कुछ मैं कर रहा हूँ ये कल को एक स्कैंडल की सूरत में मेरे गले पड़ जाएगा, तो मेरा ख्याल है उनको नीट क्लीन काम करना चाहिए था। ना अल कादर ट्रस्ट इस तरह बनाते और वो मलक रियाज वाला पैसा और सुप्रीम कोर्ट में आया गया, इधर बैलेंस किया, इधर से निकाला, वहां से आया, देखिए ना, ये पंजाबी में कहते हैं ना घुमन घेरियां, ये घुमन घेरियां ही बंदे को मरवा देती हैं। अब जाहिर है इसका कहीं ना कहीं तो मामला खराब है ना, जिसकी वजह से अल कादर ट्रस्ट का ये केस इतनी हाइप क्रिएट कर रहा है। इमरान खान को बतौर वजीर आजम और रोल मॉडल के तौर पे बिल्कुल ये जेब नहीं देता था कि वो इस तरह के गंद में पड़ते और इस तरह के गलत जो स्कैंडल्स हैं, खासतौर पर माली स्कैंडल्स में उसको नहीं आना चाहिए था। उसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, वो बार बार कहता है कि मैं सादक और अमीन कर, तो फिर इस तरह तो सादक और अमीन नहीं ना कोई रह सकता। अगर इस तरह के माली मामलात में इमरान खान इन्वॉल्व होगा, मेरा ख्याल है ये उनको जेब भी नहीं देता। अगर सब कुछ हम लोग अब आजम खान के बयान पे रिलाय कर रहे हैं, तो ये भी सारा कुछ रिलाय नहीं करना चाहिए। सलमान आबिद साहब, फंड्स की तरसील के लिए जो काबीना की मंजूरी लेना भी है वो भी बताया गया। उन्होंने अपने बयान में समरी की तैयारी जो है चेयरमैन पीटीआई और शहजाद अकबर पर डाली है। क्या वाकई गिने चुने किरदार? देखिए, आजम खान ने क्या बयान दिया है, अदालत इसको कैसे लेके चलती है, पीटीआई के सरबराह इसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, ये मामलात आप अदालत पे छोड़ दें। लेकिन एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है, इससे पहले कौन सी आपने पाकिस्तान के अंदर अकाउंटेबिलिटी के शानदार कारनामे अंजाम दे दिए हैं। यहाँ तो हुक्मरान तबकात जो हैं हुकूमत में आके अपने ख़िलाफ़ तमाम मुकदमात से बाहर होते जा रहे हैं और बाइज़्ज़त बरी होते जा रहे हैं। यह है पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी सिस्टम। पीपल्स पार्टी और PMLN माजी में एक दूसरे के ख़िलाफ़ संगीन नोयत के करप्शन बदनवानी के मुकदमात बनाते रहे, एक दूसरे को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ करते रहे, करप्शन भी करते रहे, अकरबा परवरी भी करते रहे, लूट मार भी करते रहे, उस पर सियासी स्टैंप भी लगाते रहे, लेकिन आज तक किसी के ख़िलाफ़ कुछ नहीं साबित हो सका। ये अब अल कादरिया ट्रस्ट जो है इसको भी देख लेते हैं क्या साबित होगा। अभी आप करप्शन की बात कर रहे हैं, यहाँ ये भी तो सवाल उठेगा कि क्या पीटीआई के सरबराह की जेब में कोई पैसा गया है या वो पैसा सारा का सारा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है। बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, वो एक अलग कहानी है, किसी ने पैसा खाया है, वो एक अलग कहानी है। प्राइम मिनिस्टर साबिक जो है उनके जेब में पैसा गया है, उनकी अहलिया की जेब में पैसा गया है, वो एक अलग सवाल है। तो इसलिए अभी तो बहुत से नए नए पंडोरे खोलने हैं, और जब आप पीटीआई के सरबराह को बुलाएंगे तो फिर मलक रियाज भी आएंगे और बहुत से लोगों को लाना पड़ेगा इस पूरे सिस्टम के अंदर। तो आपको लगता है कि हमारा अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना शफाफ है, इतना अकाउंटेबल तरीके से हम अपने आप को परफॉर्म करते हैं कि यहाँ जो भी लोग इस तरह की हरकत करेंगे हम उनको पकड़ लेंगे? हमने तो बाकायदा अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ करप्शन को, बदनवानी को, लूट मार को का एहतसाब करने की बजाय इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया है, पॉलिटिकल बारगेनिंग के तौर पर इस्तेमाल किया है। माजी की हुकूमतें हों, आज की हुकूमतें हों, हर दौर के अंदर ये पॉलिटिकल बारगेनिंग हुई है। आज पीटीआई के सरबराह विदड्रॉ कर ले अपने मौक़िफ़ के साथ, सारे मुकदमे ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जैसे आज जिस तेज़ रफ्तारी से और जिस शानदार शफाफियत के साथ शरीफ ख़ानदान को और ज़रदारी ख़ानदान को रिलीफ मिल रहा है, क्या ये आपको लग नहीं रहा कि क्रेडिट देना चाहिए? और वो सारे इदारे जो कल तक बैठ कर उनको करप्ट बदनवान साबित करते रहे, 2.5 घंटे की इदारे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, वो सारी बातें कहाँ गई? कौन किसने किया? अगर इन्होंने करप्शन नहीं की तो जो करप्शन के इल्ज़ामात लगा रहे थे, क्या आपने उनको अकाउंटेबल किया? क्या उनसे पूछा कि आपने अरबों रुपए जो है ये सारे अकाउंटेबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट में लगा दिए? कौन सा अकाउंटेबिलिटी का फोरम है? आप मुझे बताइए। आपने नैब बनाया 2000 में, नैब आने के बाद से लेके आज तक कोई एक पॉलिटिकल लीडर तो बताइए जिससे आपने पैसे निकलवाए हैं। आपने किया है? किस बुनियाद के ऊपर बात कर रहे हैं?
सही। तो आप जरूर करें पीटीआई के सरबराह का एहतसाब, शफाफ अंदाज से करें। अगर उन्होंने करप्शन किया है उनको पकड़ें, लेकिन फार्मूला तो सबके ऊपर लगाए ना। ये थोड़ी कि पसंद और नापसंद की बुनियाद के ऊपर होगा। आज बाइज्जत बरी हो रहे हैं बाप बेटा, प्राइम मिनिस्टर भी और उनके साबिक बेटे वजीर आला जो थे वो भी। यानी इतने शानदार अंदाज से मुकदमे खत्म हो रहे हैं कि दुनिया का कानून जो है वो हैरान और परेशान है। दुनिया कहती है क्या शानदार मुल्क है यार, जिसमें आप इक्तदार के अंदर आए, अपने ही खिलाफ बदनवानी के मुकदमात अपने ही अदालतों के जरिए, अपने ही इदारों के जरिए, और वो इदारे जो कल तक आपको करप्ट साबित करते रहे, आज आपको माशाल्लाह करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करेंगे, आपको भी सादिक और अमीन कहेंगे। ये है पाकिस्तान का अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम। ठीक है। लेकिन खालिद सलमान फारूकी अहमद साहब, जब इमरान खान को इन सारी बातों का पता था कि इस तो मैं मुल्क आपसे में इत्तेफाक क्या करता हो रहा हूं सर, वो है, आपसे देखिए ना, इत्तेफाक हाँ देखिए, जब उनको सारा कुछ पता था तो उसको तो फूंक फूंक कर एक एक कदम रखना चाहिए था ना। हुक्मरानों को, काश हुक्मरान टोले को, चाहे उसमें पीटीआई के सरबराह हैं, पीएमएल है, पीपल्स पार्टी, पता होता ना कि हमने ये काम नहीं करने। हाँ जी, सब पता होता है। खालिद सब फारूकी पता साहब होता को है। भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। खालिद फारूकी साहब, आजम खान ने दावा किया है कि बहुत सी चीज़ों को करीब से देखा है उन्होंने। आपके ख्याल में अलकादिर ट्रस्ट केस महज सियासी स्टंट है या फिर वाकई मेगा करप्शन का एक स्कैंडल बनने जा रहा है? ना देखिए, पाकिस्तान में जिसको जब कभी मौका मिला उसने करप्शन की। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को उस करप्शन से बाहर रखा। हमारी जितनी भी हुक्मरान जमाते हैं, हमारी जो भी अशराफिया होती है, ये छोटे घरों से उठ के जाते हैं, बड़े बन जाते हैं, इक़्तिदार पर काबिज होते हैं, वसाइल पर काबिज होते हैं, वसाइल की लूटमार करते हैं और अपने आप को अमीर से अमीर तर करते हैं। ये एक लस्ट का खेल है पाकिस्तान में। सही है। और यहाँ पे क्योंकि एहतसाब का कोई अमल नहीं होता, यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है, यहाँ पे बड़े की पकड़ नहीं होती, इसलिए हर शख्स जिसको जितना इख्तियार मिलता है वो उतनी ही लूटमार करता है। आपको याद होना चाहिए, इमरान खान के जो अल्फाज, असल में ये अल्फाज गूंज बन के उनके कानों तक वापस पहुंचने वाले। हम ये कहते रहे कि आप इस तरह के अल्फाज ना बोला करें, चोर और डाकू की गर्दान छोड़ दें। इस मुआशरे ने, इन अदालतों ने, इस सिस्टम ने साबित करना है कि इमरान खान भी वही चोर और डाकू है। जिस तरह के नारे वो दूसरों के बारे में लगाते रहे, हर जलसे में, हर तकरीर में, हर मीटिंग में, पाकिस्तान के अंदर, बैरून मुल्क जाकर कोई जगह आखिर उन्होंने कोई छोड़ी जहां पे उन्होंने अपोजिशन लीडरों को, अपने मुखालिफों को चोर और डाकू नहीं कहा। अगर आज इमरान खान पर ये इल्जाम साबित हो जाता है तो आपको याद है कि ज़ियाउल हक का एक लफ्ज बड़ा मशहूर हुआ था, सलमान साहब को, वागा साहब को पता होगा, वो लफ्ज था खाइन का। हाँ जी, खाइन का लफ्ज, ये खाइन का लफ्ज फिर इन पे आ जाएगा। और आपको याद होना चाहिए ज़ियाउल हक के दौर में एक और किरदार था जिसका नाम था मसूद महमूद। वो कौन था? वो भुट्टो साहब के खिलाफ बनने वाला वादा मुआफ गवाह। ठीक है। और ये जो हमारे सामने इस वक्त जो साहब आ रहे हैं, आजम खान जो हैं, ये वही चीज बनने जा रहे हैं। और ये ऐसे किरदार आते रहते हैं, ये हमाकते सियासी हमारे सियासतदान करते रहते हैं, उन्हें पता भी होता है फिर भी करते रहते हैं। लेकिन मैंने आपको बुनियादी बात बताई लस्ट की, ये लस्ट खत्म होने का नाम नहीं लेती। आपने कुछ नहीं किया, आपके बहन भाई करप्शन कर रहे होंगे, आपके भांजे, आपके भतीजे, आपके कुछ ना कुछ लगने लगाने वाले, वो कहीं ना कहीं करप्शन का माल कमा रहे होंगे और अपनी जेबों में डालते हैं, अमीर बनते हैं। उनका भी ये ख्याल होता है कि हमने भी अगले 10-20 साल में किसी ऐसे बड़े प्रॉपर्टी डीलर की तरह, हमने भी अगले 10-20 साल में किसी बड़े सनतकार की तरह, हमने भी लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं और इलेक्शन पे के लिए पैसे कमाने हैं और लोगों पे खर्च करने हैं। ये सारा कुछ देखिए ना, ये इसका नतीजा है। और बाकी एक देखिए, दूसरी बात ये है कि इमरान खान का तर्ज हुक्मरानी, वो एक लापरवाह शहजादे की तरह उन्होंने हुकूमत की थी। उन्होंने कभी किसी कानून की, किसी जाब्ते की उन्होंने परवाह ही नहीं की। हर कानून जाब्ता उनके लिए बनता रहा, टूटता रहा। वो आदी थे इस बात के, इसलिए इस बात में मुझे कोई हैरानी नहीं है। सलमान साहब अभी जो बात कर रहे थे, मैं उससे मुत्तफिक हूं। हो सकता है कि इसमें करप्शन नहीं, बेजाब्तगी हुई हो। बेजाब्तगी का जिम्मेदार भी देखिए वही शख्स होता है ना, जिसके जिम्मे कुछ इख्तियार होता है, जिसके जिम्मे इख्तियार होता है। खालिद फारूकी साहब, इस केस की मेरिट पर तैयारी और रिकवरी का भी फिर कोई चांस है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्यों नहीं हो सकती। और मेरा अपना ये ख्याल है कि पाकिस्तान के जो भी इस वक्त ताकतवर इदारे हैं, अगर वो इस केस को मेरिट पर पब्लिक के सामने लाने में कामयाब हो जाएं और ये बता दें कि उन्होंने ये करप्शन पकड़ी है, तो ये एक बहुत बड़ा कारनामा होगा। बजाय इसके कि माजी की तरह, अभी देखिए ना, 3, साढ़े 3, 4 साल तक ये भुगतते रहे अपना शहबाज शरीफ, उनका बेटा। मैं ये नहीं कहता कि सारा कुछ मेरिट पे हो रहा है, लेकिन 4-4 साल उन्होंने अदालतों में रगड़ा खाया।
उन्होंने कभी एक जगह से कभी दूसरी जगह पे पेशियां भुगती। मैं ये भी नहीं कहता कि ये सारा कुछ इमरान खान के साथ होना चाहिए, लेकिन इमरान खान के साथ ये सारा कुछ होगा, ये नविश्ता दीवार है, इससे आप अब हम इससे हट नहीं सकते। ये जो कुछ होना है उनके साथ, ये उनके टकराव का नतीजा, उनकी पॉलिसियों का नतीजा, उनके दौर में होने वाली बेज़ाब्तियों का नतीजा, उनके दौर में होने वाली करप्शन का नतीजा है। अभी तो आप इंतजार करें, वो जो अपने वसीम अकरम थे, वसीम अकरम प्लस का, वसीम अकरम का, जो वसीम अकरम प्लस इनको कहते थे, इन सबका इंतजार करें। जब ये वादा मुआफ़ बन के सामने आएंगे, ये बताएंगे कि किसके कहने पे हम पटवारी से लेके ऊपर तक तबादले करते रहे, तकर्रियां करते रहे, किस तरह हम ये यहाँ पे चूरन बेचते थे, प्रोजेक्ट शुरू करवाते थे और उसका माल कमाते थे और इसका माल कहाँ जाता था, क्या बाकी सारी दुनिया नहीं जानती? और मुझे ये बताए ना कि क्या बुज़दार दौर में पंजाब में करप्शन नहीं हुई? और बुज़दार जैसे बंदे को वज़ीर आला बना के किसने बेबस सा एक छोटा सा परिंदा सा पाल रखा था? इमरान खान ने। उन्होंने एक ऐसा वज़ीर आला यहाँ पे रखा जिससे तमाम काम करवाए जाएं और उसके बाद कहा जाए कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये अच्छे बुरे काम करवाने के लिए जब उन्होंने इतना कमजोर वज़ीर आला रखा, तो फिर भुगते नताइज इसके, वो तो वादा माफ हुआ, ये भी बनेगा और भी बहुत से लोग बन जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? सारे लोग झूठ नहीं बोलते, सारे लोग गलत नहीं होते। हो सकता है आप मुकम्मल तौर पर गलत ना हो, लेकिन ये लोग जो आपके साथ बैठते रहे, जब यही गवाही देंगे तो फिर आप किधर जाएंगे? तो मेरा मतलब कहने का ये है कि ये जो केस है, इस पे उस वक्त ही आवाजें उठी, इस पे बेज़ाब्तियां की गई, इसमें काबीना से समरी मंजूर करवाई गई, जिस तरह मंजूर करवाई गई। आपने फैसल वाडा की गुफ्तगू इसमें सुनी, जो कुछ इसमें जिस तरह से ये केस को आगे बढ़ाया गया, जैसे पैसे मंगवाए गए। अभी वाघा साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर उनको ये पता था तो वो इस गंद में पड़े क्यों? तो भाई जो भी यहाँ पे आता है वो इस गंद में पड़ने के लिए तो आता है, और उसका क्या मकसद होता है? हम तो इनको अपना देवता बना के रखते हैं, हम तो इनको अपना लीडर बनाते हैं, हम तो इनको बना के अशराफिया बना के सामने दुनिया के सामने ले आते हैं। ये अशराफिया बेसिकली, मैं तो इस बात पे हूं कि ये ऊपर जाके खराब होते हैं ये लोग, ये अशराफिया बन जाते हैं, होते नहीं है। ना इनकी तरबियत वो होती है, ना इनकी तालीम वो होती है। जो बंदा इमरान खान का सबसे बड़ा क्या कारनामा है? वो कहते हैं मैंने सारा यूरोप देखा, सारी दुनिया देखी। इसके अलावा उन्होंने फिर क्या कारनामा, इसके अलावा क्या कारनामा उन्होंने किया? ये इमरान खान हो या बाकी लोग हों, ये सारे के सारे हम पे मुसल्लत हुए लोग हैं। ये जब ऊपर जाते हैं ये गरीबों का खून निचोड़ते हैं, जब ये ऊपर जाते हैं सिर्फ अपनी जेबें भरने के लिए जाते हैं, और एक अच्छी भली हुक्मरानी जो होती है उसको ये खराब करते हैं और अपने लिए, पब्लिक के लिए, मुल्क के लिए बदनामी का सबब बन जाते हैं। तो ये केस देखिए ऐसा है जिसकी मैं समझता हूँ कि इसकी जो मेरिट पे होनी चाहिए, इसको अंजाम तक पहुंचाया जाना चाहिए। लेकिन अभी 8 तारीख तक, 9 तारीख तक मेरा अपना ये ख्याल है कि जब जाहिर है सबने ऐलान भी कर दिया कि जब अगस्त के पहले हफ्ते में असेंबलियां डिसॉल्व हो जानी है, तो उसके बाद इन केसेस का क्या नया रुख बनता है, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी। क्योंकि मैं समझता हूँ कि उसके बाद जिम्मेदारी में ये हुकूमत जो है ये तो नहीं रहेगी। आने वाला निगरान सेटअप किस तरह का होता है, वो क्या पॉलिसी इख्तियार करता है, ये उसमें बड़ा बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। और आखिरकार हर केस अदालत ही पहुंचेगा एंड में, और अदालती तरीक़ाकार में आइन के साथ ट्रायल, सज़ा और जज़ा का जो अमल है। खैर, सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से मुख्तलिफ दरख्वास्तों की आज समाअत हुई है। हुक्म इम्तनाज़ को मुस्तरद कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जब ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ है तो हुक्म इम्तना किस पर जारी किया जाए। जबकि समाअत में बुनियादी इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाने पर भी आज बहस हुई है। नसीर वाघा साहब, ये जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल के हवाले से हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है, इसमें केसेस का तयन कैसे होगा कि कौन सा केस किस अदालत में सुना जाएगा, इसका जवाब मैं आपसे ज़रूर लूँगी। लेकिन मुझे ब्रेक का थे चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत में कहा है कि मिलिट्री ट्रायल शुरू होने से कबल अदालत को आगाह किया जाएगा, और नोट कर रहे हैं कि कोई ट्रायल शुरू नहीं किया जाएगा। नसीर वाघा साहब, कैसे तयन होगा कि कौन सा केस किस अदालत में सुना जाएगा, क्योंकि दरख्वास्त गुजारों की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है आज? अच्छा, ये बात तो मैं बिल्कुल बताता हूँ, बड़े थोड़े से चंद लफ्ज़ों में बता दूँगा। लेकिन जो हमारा पिछला टॉपिक था उसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। याद रखिएगा, जब तक इस मुल्क में वादा माफ़ गवाह बनते रहेंगे, इस मुल्क की बर्बादी जारी रहेगी। आप पूछेंगे इसकी क्या वजह है? देखिए, वादा माफ गवाह कब बनता है?
जब सबूत नहीं होते, जब हमारी तहकीकाती एजेंसियां नाकाम हो जाती हैं, ब्लैक एंड वाइट में डॉक्यूमेंट में कोई सबूत नहीं होता, एक शख्स खड़ा होता है और वो बयान देना शुरू कर देता है। ओ भाई, जब वो बयान दे रहा है तो फिर उसको साबित भी तो करना होगा ना। अच्छा, जब वो साबित करने की तरफ आएगा तो उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आखिरकार वो जो वादा माफ गवाह है वो सिफर हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। आज तक मुझे बताइए किसी वादा माफ गवाह के बयान पर कोई भी केस अपनी मंजिल तक पहुंचा हो, ऐसा कोई आज तक वाकया नहीं हुआ। अच्छा, अब जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है, मुल्ज़िमान की बरियत ही देखने में आती है। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, जो चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया है वो बात अपनी जगह पर इसलिए दुरुस्त है कि अभी तक जब वो बात ही नहीं शुरू हुई तो वो हुक्म इम्तनाई दे नहीं सकते। अच्छा, अब ये होगा कहाँ? देखिए, हमने ये देखना है कि इसकी जो FIRs हैं, जो इसके मुकदमात हैं, वो कहाँ दर्ज और किस सेक्शन के तहत दर्ज हुए हैं। यकीनी तौर पर पहले नीचे की अदालत सिविल कोर्ट से ये केसेस चलेंगे, फिर ऊपर जाएंगे, या सीधा सीधा एंटी टेररिस्ट कोर्ट में ये केस चलेगा। ज्यादा चांस ये है कि अगर मिलिट्री कोर्ट में ना चले तो ये सारे केसेस दहशतगर्दी की अदालतों में ही चलेंगे। ठीक है सलमान आबिद साहब, आपके ख्याल में कैसे केसेस का तयन होगा कि कौन सा केस किस अदालत में चलना है? देखिए, मैं तो बहुत पहले कह चुका हूँ कि लगता यही है कि ये तमाम मामलात इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जाएंगे। सही। मिलिट्री कोर्ट के बारे में मेरी तो अपनी रिजर्वेशन है। सीरियस बात ही है, मैं पहले से कहता रहा हूँ कि सिविलियन कोर्ट्स की मौजूदगी में हमें मिलिट्री कोर्ट्स का ऑप्शन नहीं इख्तियार करना चाहिए। अगरचे मैं ये मानता हूँ कि 9 मई के वाक़यात बहुत सेंसिटिव हैं, वो हमारी कौमी खुद मुख्तारी सलामती के ऊपर एक किस्म का हमला भी है, लेकिन उसके बावजूद मैं समझता हूँ कि जब सिविलियन कोर्ट हैं तो आपको उनके अंदर इन चीज़ों को लेके जाना चाहिए। तो लगता तो यही है कि मामला सिविलियन कोर्ट में जाएगा। अब मसला ये है कि जब ये अदालत में गए थे खोसा साहब और एतजाज़ अहसन साहब या और दरख्वास्त गुजार, उस वक्त प्रोग्राम का अलबत्ता वक्त तो कम रह गया है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीब से खिताब कर रहे थे। आखिर में हम एक जो मेजर हमारा टॉपिक था उसी पर बात करना शुरू कर लेते हैं कि क्या पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी को बुनियादी इंसानी हुकूक मैसर हैं? अफसर शाही के लिए तो सलमान आबिद साहब 2.25 अरब की नई गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं, लेकिन गरीब के बच्चे का क्या है? उसको तो खिलौना गाड़ी भी नहीं मेरे ख्याल से मिल पा रही है जो हालात चल रहे हैं। कौम को ऐसी सियासत और जमहूरियत पर मुबारकबाद, जहां पिछले दिनों आपने DCOs के लिए, डिप्टी कमिश्नर्स के लिए फॉर्च्यून गाड़ियां खरीदी 1.5 करोड़ की, और अब ये 200 अफसरान के लिए नई गाड़ियों का कोटेशन दिया गया। दूसरी तरफ पंजाब के हुकूमत के खिलाफ पेंशनर जो हैं, सरकारी मुलाजमीन, वो पेंशन के हवाले से, लीव के हवाले से और ग्रेजुएटी के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं। उनकी असातिज़ा और गवर्नमेंट के, उनकी कोई नहीं सुन रहा। यानी आप अंदाज़ा लगाइए इस निज़ाम के बारे में कि सरकारी मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं हो रहा, जिनकी रोज़ बरोज़ ज़िंदगी जो है वो तबाह की जा रही है, उनके लिए महंगाई का जिन आ रहा है, और उसके बावजूद उनको पेंशन के अंदर, ग्रेजुएटी के अंदर, उनकी छुट्टियों के हवाले से उनको कोई रियायत नहीं मिल रही। और दूसरी तरफ पंजाब के टॉप क्लास ब्यूरोक्रेट जो हैं, उनके लिए माशाल्लाह सरकारी गाड़ियाँ आ रही हैं। तो आपको तो मुबारकबाद देनी चाहिए ऐसी सियासत पे और ऐसी जमहूरियत पे। और ये बनी इसी रूलिंग एलीट क्लास के लिए सियासत है। इसमें आम आदमी का, सरकारी मुलाजमीन का, इनकी पेंशनों का, इनकी ग्रेजुएटी का ये कोई इशू नहीं है। ये किस पे हमने कोई तवज्जो नहीं देनी। हमने तवज्जो देनी है कि सरकारी अफसरों को कैसे हमने ज्यादा से ज्यादा मराद देकर उनको अपने सियासी मफादात के लिए इस्तेमाल करना है। ठीक है खालिद फारूकी साहब, वक्त हमारे पास कम है, 1 मिनट में मैं चाहूंगी कि अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। वज़ीर ख़जाना ज़राअत और तामीरात को टैक्स फ्री करने का दावा कर रहे हैं, आपके ख्याल में वाकई आप आम किसान को रिलीफ मिलता देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान में ये 2 शोबे हिना ऐसे हैं, ज़राअत जो है इस पे हमने अपना फ्यूचर जो है इसको सारे को हम इस पे दारोमदार कर रहे हैं। ये ज़राअत हमारी बेहतर होगी तो मुल्क अपनी ज़राई मईशत के हवाले से अपनी मईशत को बेहतर कर सकेगा। अगर हमने ज़राअत पर भी टैक्स वो लगा दिए जो कि तमाम आम काश्तकार और आम किसान जो है उनकी जिंदगी को मुतासिर करेंगे, तो उसका बाकी मुआशरे पर भी असर आएगा। IMF के तो आंखें नहीं है, वो तो अपने टैक्स भी चाहता है, वो अपने भाजपा चाहता है, जो कुछ उन्होंने दिया वापस लेना उन्होंने। अगर हुकूमत उनके फैसलों को वैसे ही मानती गई तो ये बहुत बड़ा जुल्म होगा। अब मैं वज़ीर ख़जाना की इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं हूँ कि कोई ज़राअत पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरी बात, तामीरात का शोबा है, पाकिस्तान की मईशत को हरकत दे रखी है। अगर आपने इसको भी मुकम्मल तौर पर बंद कर देना है तो फिर बिस्मिल्लाह करना
सही है, वागा साहब और मुल्क को की लास्ट तरक्की मिनट देते हैं। वागा साहब आप क्या कहेंगे? सवाल नहीं करूंगी मैं आपसे। मैं तो सलमान आबिद साहब की बात से थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा Last कि minute ये है। जो गाड़ियां दी जा रही हैं, पहले ये अवाम सोचे कि ये क्यों इस मौके पे, आप जरा टाइम जी। देखें, आगे इलेक्शन आ रहे हैं, पूरी ब्यूरोक्रेसी के दरमियान आप देखें पूरे पंजाब में 2.25 अरब रुपए की गाड़ियां जब इनमें तकसीम होंगी तो इसका मकसद क्या है? पूरी ब्यूरोक्रेसी को वो एक किस्म का ओब्लाइज कर रहे हैं। नई गाड़ियां, रीवो 4x4, आप जरा स्टाइल देखें उनकी गाड़ियां देने का कि भाई उनकी कारकर्दगी नहीं किसी ने देखी, बस आप उनको गाड़ियां बांटते जाएं। यही बर्बादी गरीब है। के बच्चे को क्या मिल रहा है? वागा साहब? गरीब का बच्चा तस्वीर भी ले सकता है बड़ी मुश्किल से, गाड़ी वो दूर खड़ा होके तरस रहा होता है कि ये प्रोग्राम क्या का चीज वक्त है, हमारे उसने पास तो ये खत्म गाड़ी हो गया कभी है। नहीं वागा देखी साहब होती। इस मौजू पर हम खुलकर बात करें, इसको पूरा टॉपिक रखेंगे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।